75 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। देश को पहली बार महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई हैं। द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे राउंड में ही राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। विपक्ष हक्का बक्का रह गया। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे मोदी विरोधियों को करारी हार मिली है। द्रौपदी मुर्मू ने 2,96,626 वोट वैल्यू के अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। नतीजों से कुछ चीजें क्लियर हैं। 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी जो मोदी के साथ नहीं थे, मोदी के सियासी दुश्मन थे, उन्होंने भी मोदी की पसंद को ही चुना। 100 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। असम में 22 विधायक हैं, बिहार और छत्तीसगढ़ में 6, गुजरात के 10, झारखंड के 10, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा वोट एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। और अब एक आदिवासी महिला देश की महामहिम है। मोदी ने वो कर दिखाया जो 75 साल में कोई नहीं कर पाया। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च स्थान पर ले गए। नरेंद्र मोदी ने रायसीना हिल्स में द्रौपदी मुर्मू को पहुंचाया। एक गरीब को महामहिम की कुर्सी तक पहुंचाया। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। ये तारीख, ये तस्वीरें, ये अंदाज इतिहास की किताबों में दर्ज होंगे और भविष्य में बच्चों को सालों साल पढ़ाए जाएंगे। 21 जुलाई को नरेंद्र मोदी अपने सारे सियासी विरोधियों पर 21 साबित हुए। एक फैसला और मोदी विरोधियों का हौसला ऐसा टूटा, नंबर 1 राष्ट्रपति चुनाव में मोदी के विरोधी चारों खाने चित हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। मोदी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। मोदी का कुनबा बढ़ गया। उनके विरोधियों की ताकत घट गई। उन्हें भारी लॉस हो गया। सबसे पहले सांसदों के नंबर्स देख लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के 748 सांसदों को मिलाकर एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों का वोट मिला, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों का समर्थन मिला। 5,23,600 के वोट वैल्यू में से द्रौपदी मुर्मू का वोट वैल्यू 3,78,000 रहा, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू 1,45,600 रहा। परसेंटेज में देखें तो करीब 72% वोट द्रौपदी मुर्मू के पाले में गए। सिर्फ 28% वोट यशवंत सिन्हा को मिले। इस लिहाज से देखें तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में मोदी को न सिर्फ बोनस वोट मिले, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उनकी ताकत में भी इजाफा हो गया। इसे कुछ फिगर्स से समझिए। लोकसभा में बीजेपी के कुल 303 सांसद हैं, जबकि बीजेपी को समर्थन करने वाली अन्य पार्टियों के 32 सांसद हैं। यानी लोकसभा में एनडीए का टोटल नंबर है 335। राज्यसभा में बीजेपी के कुल 91 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में बीजेपी को समर्थन दे रहे सांसदों की कुल संख्या है 17। यानी टोटल नंबर हुए 108। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के नंबर्स मिला दिए जाएं तो बीजेपी के पाले में आ जाते हैं 443 सांसद। इस पैमाने पर देखें तो एनडीए के 443 सांसदों ने तो द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया ही। इनके अलावा दूसरी पार्टियों के 97 सांसदों ने भी मोदी की चॉइस पर ही मोहर लगाई। यानी मोदी को 97 बोनस वोट। इनमें वो पार्टियां भी हैं जो यूपीए में शामिल नहीं है और उन सब ने पहले से ही द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। टेक 1। इसी पैमाने पर लोकसभा में विपक्ष के कुल 134 सांसद हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नंबर्स हैं 95। दोनों सदनों में विपक्ष के नंबर्स मिला दिए जाएं तो टोटल हो जाता है 229। विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग भी हुई। सिर्फ 208 सांसदों ने यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई,
यानी सीधे सीधे 20 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने मोदी की चॉइस को चुन लिया, या कहें मोदी ने उन्हें चुनने को मजबूर कर दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 2824 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले, जिनकी वैल्यू थी 6,76,803। 1,877 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले, जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। चूंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। यानी एक लाइन में कहें तो नंबर गेम में नरेंद्र मोदी का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। दूर दूर तक मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। मोदी इस वक्त भी पॉपुलर हैं, सबसे मजबूत हैं, और याद रखिएगा कि 24 में पब्लिक वोट करेगी। 15वां राष्ट्रपति चुनने के लिए इस बार पब्लिक ने नहीं, पब्लिक के प्रतिनिधियों ने वोट किया। रिजल्ट से क्लियर है, मोदी और विरोधियों में जमीन आसमान का फासला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी की और राजनीतिक सूझबूझ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पकड़, उन्होंने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से लोगों के साथ में संपर्क किया और हमें जो एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, वो सब हम पूरा कर पाए। थैंक यू। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। इनके वक्त को देखें तो समझ में आता है कितना महत्व है आज द्रौपदी मुर्मू की जो जीत हुई है। सर, 17 सांसदों ने क्रॉस वोट भी किया, विधायकों ने भी किया। एक बड़ा फैसला, देश ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने फैसला लिया था द्रौपदी मुर्मू के कैंडिडेचर को, उससे वोट लगा। ये तो विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि उम्मीदवार कितना अच्छा है और देश के लिए कितना आवश्यक है और देश ने कितना सराहा है। विपक्ष इस बात को नहीं समझ पाए और इसलिए प्रत्याशी खड़ा कर दिया। एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाने का जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उसका सम्मान होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष इस बात को समझ नहीं पाया और इसीलिए वैसे लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्रपति पद के लिए अपना मत दिया। मोदी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भवन में बिठाकर 24 की लकीर खींच दी है। बहुत बड़ा फैसला लिया है। आदिवासी वोट बैंक पर कभी कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। वो कांग्रेस के वोटर्स हुआ करते थे। सालों साल तक यही आदिवासी वोटर्स कांग्रेस का फिक्स डिपॉजिट रहे। लेकिन विपक्ष के इस फिक्स डिपॉजिट में नरेंद्र मोदी ने सेंध लगा दी। 24 से पहले कांग्रेस के पक्के आदिवासी वोटर्स को भी मोदी ने अपने पाले में कर लिया। इसका शॉर्ट टर्म असर अगले कुछ महीनों में दिख जाएगा। लॉन्ग टर्म असर 2024 के चुनाव में दिखेगा। आबादी के हिसाब से देश के जिन 10 राज्यों में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने है। इनमें मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। इनमें से बंगाल को छोड़कर बाकी के 9 राज्यों में 2024 तक विधानसभा चुनाव होंगे। साथ ही साथ 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का सीधा असर गुजरात के 15% आदिवासी वोटर्स पर पड़ेगा। यहां दिसंबर 2022 में चुनाव होने हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में भी 2023 में चुनाव होंगे। मेघालय में 86%, नागालैंड में 87% और त्रिपुरा में 32% आदिवासी आबादी है। 23 में ही कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं और मोदी के इस फैसले का असर कर्नाटक के 43 लाख आदिवासियों पर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 21%,
छत्तीसगढ़ में 30%, राजस्थान में 13.5% और मिजोरम में 95% आदिवासी आबादी है। मोदी ने एक फैसले से ही इन सबको अपनी ओर खींच लिया है। यानी एक गरीब को महामहिम बना देना ये मोदी का स्टाइल है। गरीब की बेटी राष्ट्रपति भवन में बैठ सकती है, उसे बिठाया जा सकता है। ये मोदी ने कर दिखाया है। मोदी ने गजब का इक्वेशन बिठाया है। इससे परिवारवादी सिस्टम भी टूट गया। गरीबों में यह मैसेज गया कि किसी भी गरीब के घर की बेटी रायसीना हिल्स में बैठ सकती है। मोदी ने यह फीलिंग दी है और ये फीलिंग ही आने वाले तमाम चुनावों में मोदी के लिए वोटों में ट्रांसफर होगी। ऐसा करके मोदी ने 24 से पहले और 24 में होने वाले चुनावों के लिए हर राज्य की महिला वोटर्स वाला वोट बैंक भी मजबूत कर लिया है। बहुत खुश हूँ, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए देखिए, महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं और पूरा माहौल जो है वो दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर इस वक्त जश्न का है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने और मिलने की, और ये महिलाएं हैं तमाम दिल्ली के पंडित पंत मार्ग का की ये तस्वीर है। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नाच रही हैं, गा रही हैं और माहौल पूरा संगीतमय है। ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र से इतनी कठिनाइयों से आने वाली बहन द्रौपदी मुर्मू का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब अभिनंदन कामनाएं बहुत बहुत। एक आदिवासी परिवार से हमारी देश के सर्वोच्च स्थान पर हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आज हमारे लिए हर्ष का विषय है, एक जोश का विषय है कि सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो रही है। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मोदी जी का हम सब दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक बात और कि जो लोगों का ड्रीम था, महिलाओं का एक जो ड्रीम था, जो ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे, इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी ऑफ इंडिया। बच्चे हैं और ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं, पूरा जश्न। आप लोग, हमारी जो आदिवासी बहन आज राष्ट्रपति बने नहीं है, उनकी खुशी में बहुत महिलाओं का जोश है, हमारे सम्मान की बात है। इतना बड़ा दिन था, देश की सियासत बदलने वाले नतीजे थे। लेकिन जिस वक्त देश में नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग हो रही थी, उस वक्त मोदी विरोधी सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, मोदी को अनाप शनाप बोल रहे थे। दिल्ली में हंगामा बरपा था, कहीं मोदी विरोधी नारेबाजी हुई। कहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेल की पटरी पर जाकर लेट गए। कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी की गाड़ी फूंक डाली, तो कहीं बसों में बैठकर कांग्रेस के सारे टॉप लीडर्स ईडी ऑफिस की ओर कूच कर गए। पंडित पंत मार्ग पर बसें तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों को इन्हीं बसों से एआईसीसी दफ्तर ले जाया जाएगा। आज ईडी दफ्तर जाएंगी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, और उससे पहले कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं उन्होंने संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा पर तमाम सांसद जो हैं दोनों सदनों के वो गए और फिर उसके बाद अभी बस से ये तमाम सांसद जो हैं कांग्रेस के मुख्यालय जाएंगे। सोनिया गांधी का काफिला घर से निकलने वाला है। ये तस्वीरें सीधे सोनिया गांधी के निवास से आप देख रहे हैं। गाड़ियों का एक लंबा काफिला है जिसमें आगे वरिष्ठ नेता हैं, वो मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे काफिले में सोनिया गांधी अंदर मौजूद होंगी। अगर हम थोड़ा देखने की कोशिश करें तो राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं। इस गाड़ी में हम देख पा रहे हैं आगे राहुल गांधी हैं, पीछे प्रियंका गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। यानी पूरा गांधी परिवार इस वक्त इस गाड़ी में है और वो अब ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने के लिए अपने घर 10 जनपद से निकल चुकी हैं। राहुल गांधी जो हैं उनके साथ है इस वक्त, आप देख सकते हैं, और साथ में सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। देश का अगला राष्ट्रपति कौन हो, देश इसके इंतजार में बैठा था। मगर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता ये सवाल लेकर सड़कों पर बैठ गए कि ईडी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला लिया।
हर बात में हमला मोदी पर था। हमारी मांग है कि जिस तरीके से हमारा नेतृत्व को परेशान किया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को रोकने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। आज हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को जिस तरीके से इन लोगों ने आज ईडी के माध्यम से देश चलाना चाहते हैं, आज लोग ईडी के माध्यम से डराना चाहते हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम डरते नहीं। एक तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। हर कोई हिट जॉब में बिजी था। अब सोचिए, जिस दिन मोदी ने इतिहास रचा, उस दिन विरोधियों ने सड़कों पर अपनी भड़ास निकाली, मोदी के खिलाफ अपनी खुन्नस निकाली। जो भी कैमरे पर आया बस मोदी मोदी चिल्लाया। इन संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, कुचेष्टा हो रही है और इन संस्थाओं की स्वायत्तता नष्ट की जा रही है। सरकार इन संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहती है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। सभी विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहती है सरकार। विपक्ष मुक्त भारत बनाओ। पहले कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, अब ये विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। ये हत्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक हत्या हो रही है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हमें कम से कम कहने का अधिकार है। ये केस बनता ही नहीं है ईडी का, मनी लॉन्ड्रिंग कहीं हुई नहीं है। 1 रुपया सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने घर लिया नहीं सकते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल एक कंपनी है, तो फिर इस प्रकार का किस प्रकार से केस बनाए झूठे और इस प्रकार से ये बदनाम कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का जैसा दुरुपयोग हो रहा है अपोजिशन पार्टी के लोगों के ऊपर, जो लोग उनके पार्टी में उनके ऊपर ऐसा ही ईडी का वो केसेस किए थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से जब बीजेपी में जाते हैं वो पवित्र बन जाते हैं, और जब तक वो कांग्रेस में और दूसरे अपोजिशन पार्टी में रहते हैं तो अपवित्र बनते हैं, करप्ट होते हैं। ये सारा ऐसा ही नाटक है, हरासमेंट करना चाहते हैं, करने दो, देखिए। सोनिया गांधी को ईडी से बुलावा क्या आया? पूरा का पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम ही सड़कों पर उतर आया। मगर इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। जब कांग्रेस का हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता राहुल, प्रियंका, सोनिया पूरे गांधी परिवार को बचाने में बिजी था, उस वक्त राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में पता चला कि कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता मोदी के पास चले गए, मोदी की चॉइस को अपना समर्थन दे दिया। हंगामा सिर्फ सड़कों पर नहीं बरपा था, सोशल मीडिया पर भी न डरे थे न डरेंगे वाले हैशटैग के साथ जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा था। देश बचाने की आंधी, उसका नाम गांधी, ऐसे भारी भरकम डायलॉग मारे जा रहे थे। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा वाले टेक्स्ट फिट किए जा रहे थे। सत्य, साहस, सोनिया गांधी, ऐसे हैशटैग के ऊपर तानाशाही वाले टेक्स्ट चिपकाए जा रहे थे। अपराध को उत्सव बनाना कोई कांग्रेस से सीखे। आप पर आरोप है, संगीन आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है। आपको लगता है कि ईडी गलत बुला रही है, आप मीडिया से बताओ कि आरोप गलत है, ऐसे ऐसे गलत है। इसके लिए पूरे देश में सड़कों पे आते हैं। अभी युवराज आए, जब गए थे ईडी ने बुलाया था तो सड़कों पे आ गई कांग्रेस। अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ गई कांग्रेस। सोनिया जी को बुलाया है तो सड़कों पे आ गए। जनता सब समझती है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने पीसी लिया, उन्होंने कहा लोकतंत्र को कुचल रही है कांग्रेस और देश में घुटन का माहौल है। कांग्रेस के लिए, जनता के लिए नहीं। जनता सुखी है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। अब कांग्रेस को घुटन है तो कांग्रेस तो हार रही है लगातार। जब दुख सुख में जाओगे नहीं गरीब के यहाँ तो आपको जिताएगा कौन? और आपको घुटन होगी ही, क्योंकि लगातार हार रहे हो। अभी राजस्थान में चुनाव हो जाए तो सूपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। मोदी के खिलाफ इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कांग्रेस अकेली नहीं थी। अब की बार तो कांग्रेस को बाकायदा सिग्नेचर के साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं का साथ मिला। चिट्ठी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कराई गई। मोदी अत्याचार कर रहे हैं वाला नैरेटिव चलाया गया।
बात करने के लिए ताबूत को लेकर उन्होंने राजनीति किया, बहुत कुछ को किया, लेकिन पब्लिक किसके साथ वो पता चल गया। इस प्रकार घिनौनी राजनीति जो करते हैं, पिछले चुनाव में जो हुआ था 2019 में, 24 में वही होने वाली है। कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, कानून का डंडा चलता नहीं कि सब अपने अपने परिवार को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। ईडी सीबीआई करने लगते हैं। ममता भी तो यही कर रही थी। आज उनका फोकस भी फुल ऑन अपने परिवार पर था। पहले अभिषेक को बुलाया, अभिषेक ने छाता हटाकर मोदी को ताना मारा, और फिर जब ममता स्टेज पर आई तो वो भी मोदी ही करने लगी, बीजेपी रटने लगी। इसका बाद छत्तीसगढ़ तोड़ेंगे, इसको बाद बांग्ला भी तोड़ेंगे। हम बोला बांग्ला को क्रॉस मत करो, इधर में रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना वो बहुत बढ़िया है, पहले उसको देखो, देखने की कोशिश करो। क्या आप जंगल माहौल देखा, गोपीवल्लभपुर देखा, बेलपहाड़ी देखा, झारग्राम देखा, कालचिनी देखा, जलपाईगुड़ी देखा, दार्जिलिंग में भी हारा, पहाड़ में भी हम लोग जीता। पहाड़ के लोगों को भी अभिनंदन है। 2021 में क्या नहीं किया है लोग। आज का दिन हम शहीदों को तर्पण भी करते हैं, साथ साथ में 2021 में जो मैंडेट हमारा मिला और जनता को हम सैल्यूट देने चाहूंगी, हम अभिनंदन करने चाहूंगी, हम सलाम करने चाहूंगी, अरे बार बार कहने चाहूंगी, वर्कर ही हमारा संपद है, सबसे बड़ा एसेट है। तृणमूल कांग्रेस वर्कर जितना दिन जिंदा रहेगा आप कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए बीजेपी पार्टी, हर पार्टी तो आपको डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। हम ट्रेन करके लड़ी करके हम पूरा आपको दिल्ली में जाएगा और घेराव करेगा दिल्ली का रास्ता में। बंगाल को बंद करना इतना आसानी नहीं है। आप हमको बंद करके नहीं रख सकते हैं कि हम कभी झुकता नहीं है। हम हिम्मत से लड़ता है, जो हिम्मत से लड़ता है वही सामने कामयाबी होता है। जो डरफूक है वो मरते हैं, जो हिम्मत से लड़ता है वो जीतता है। हम हिम्मत से लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ते हैं, हिम्मत का लड़ाई चलेंगे। बीजेपी सब जगह सरकार भांगছে, এটাই ওদের কাজ। বাংলায় আমাদের অনেকভাবে হারানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। 2021 সালেও মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে 21 কখনো ভুলে যায় না, 21 কখনো মানুষকে ভুলতে দেয় না, 21 মনে রাখে। তাই তো বলি আবার আবার ফিরে এসো 21 বারবার, তাই তো বলি আবার আবার তৃণমূল ফিরে এসো বারবার। আমাদের মুড়ি ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি বিদায় নাও। আমাদের জিনিস ফিরিয়ে দাও, নইলে বিজেপি বিদায় নাও। ममता जिस वक्त मोदी को हटाने की कस्में खा रही थीं, 24 में जीत की भविष्यवाणी कर रही थीं, उस वक्त उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि खुद उनकी पार्टी के कुछ सांसदों की भी क्रॉस वोटिंग की खबरें। दीदी यहां फंस गई, इसलिए थोड़ी बैकफुट पर भी। उन्होंने दावा किया कि 2024 में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। 2019 में भी बोले थे उन्होंने, सारे पार्टीज को ले गए थे। और आज जो सभा हुई तो पथ सभा था, ब्रिगेड ग्राउंड में लाखों लोगों के सामने उन्होंने भाषण दी थी, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। बाकी सारे लोग उस नारा में आवाज़ मिलाए थे, उस सारे पार्टीज का एमपी तक पहुंच नहीं पाए पार्लियामेंट में। और दीदी का 1 दर्जन एमपी हम लोग जीत लिए, उनसे छीन लिए। वही होने वाला है 24 में भी। लोगों को काम करके दिखाइए। इस संकट काल में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में सरकार जो काम कर रही है, दुनिया में सराहना हो रही है। मुझे लगता है कि देश आज समझ रही है। मोदी ने गरीब आदिवासी को राष्ट्रपति भवन पहुंचाकर जो तुरुप का इक्का चला है, उसका आफ्टर इफेक्ट दिखने लगा है। आज दीदी ने भी अपनी सभा में आदिवासी वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, मगर दीदी से गलती हो गई।
क्योंकि आदिवासियों का जिक्र करते करते वो सीधे धर्म विशेष वाली लाइन पर चल पड़े और कुछ ऐसा कह दिया जिसका राजनीतिक संदेश आदिवासी वोटर्स तक पहुंच गया होगा। फायदा मोदी को ही होगा। वर्ल्ड ट्राइबल डे में हर जगह में आदिवासी को रिसेप्शन करना है, लेकिन एक बात याद रखना, वो दिन मोहर्रम भी है। जो भी प्रोग्राम है 10 बजे से 11 बजे का अंदर कर दो। 1 बजे का बाद मोहर्रम का रैली निकालते हैं। कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, इसको आपको माथा में रखना है। शाम होते होते अभिषेक बनर्जी एक बार फिर सामने आए। इस बार दूसरी लाइन पकड़ी, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया। एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन से साफ इनकार किया, मगर वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेंगे या नहीं, इस पर भी स्टैंड क्लियर कर दिया। और जवाब से साफ, मोदी विरोधी खेमा ही एक साथ नहीं है। It can differ. I have the right to ideologically differ. You have to understand. I have the right and I have the prerogative to differ. If I have left this decision to the prerogative of my members of parliament, 85% of the members of parliament present in the meeting has said we object the way opposition candidate was decided without consulting with Trinamool Congress, without deliberating with other significant parties who hold a considerable amount of MPs in both the houses. भाई पार्लियामेंट में भी जब फ्लोर में वोट होता है, पार्लियामेंट से बड़ा डेमोक्रेसी तो कुछ नहीं होता है। आपके पास 3 चीजें होती है। You have 3 options which you can choose. Either you can say ayes or you can say no or you can abstain. So that is the decorum of our electoral democracy. You have to understand. जब आप वोटिंग मशीन में वोट करने डालते हो तब नोटा रहता है। नोटा मतलब होता है none of the above. आप जाते हो अपना वोट डालते हो, you are abstaining from the electoral process because you don't want to vote for either of the candidate. So it is very clear. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम दूसरों को ये नहीं कह रहे कि आप जाके वोट मत करो, जिसको जो करना है करेगा। पार्टी का डिसीजन ये है। राष्ट्रपति चुनाव में जो उनकी गतिविधि थी, बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर आगे कूदी, घोषणा कर दी। बीच में से जसवंत सिन्हा जैसा एक वरिष्ठ राजनीतिक है, उनका असम्मान हुआ बिना मतलब का। उनका नॉमिनेशन में भी नहीं आए, उनको अपने प्रदेश में बुलाए भी नहीं प्रचार के लिए, जो उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे। आज उनको लगा कि गलत हो गया, इसलिए चुप बैठे हैं। ममता और अभिषेक बंगाल में एंटी मोदी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के वोटर्स को फ्री वाली रेवड़ी से लुभाने के चक्कर में भी जीते। केजरीवाल ने खुलकर मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी का जिक्र करके जैसा हमला मोदी पर किया वो कम से कम गुजरात वाले तो स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, मैं बोल देता हूं। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। गुरुवार का पूरा घटनाक्रम एक लाइन में समझिए। मोदी के तमाम दुश्मनों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। यह ऑपरेशन 24 तक चलेगा, मगर संयुक्त मोर्चा के भीतर से जैसे जैसे फूट वाले, टूट वाले पर्चे निकल रहे हैं, इस ऑपरेशन का फ्लॉप होना तय है। इस सियासी घमासान में असली एज तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।